गुड मॉर्निंग बच्चों। एमए फाइनल इकोनॉमिक्स के ऑप्शनल पेपर भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में आज हम पढ़ेंगे कि स्वतंत्रता के पश्चात बैंकिंग क्षेत्र का विकास किस प्रकार हुआ। यद्यपि भारत में आधुनिक बैंकिंग का जन्म ब्रिटिश काल में ही प्रारंभ हो गया था, लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में अनेक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक परिवर्तन आए। वर्तमान में भारतीय बैंक विकास के पर्यायवाची माने जाते हैं। भारत में बैंकिंग विकास का इतिहास आवश्यकताओं एवं विकास की जटिलताओं के अनुरूप बैंकों के सफलतापूर्वक ढाले जाने का उल्लेखनीय उदाहरण है। भारतीय रिजर्व बैंक 1935 में बना, जो हिल्टन आयोग की सिफारिशों का फल था। आयोग ने सिफारिश की कि मुद्रा और ऋण का नियंत्रण करने के लिए कार्यों का द्विभागीकरण और उत्तरदायित्व का विभाजन समाप्त होना चाहिए। चौथे दशक में आरबीआई ने जो मुख्य कार्य हाथों में लिए, उनमें से एक था उत्कृष्ट और पर्याप्त बैंकिंग एवं ऋण विन्यास को आधुनिक ढंग से निर्मित करना। 1947 के विभाजन के तुरंत पश्चात बैंकों की जमा राशियां बहुत कम हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे औद्योगिक विकास ने इसे बढ़ाया। स्वतंत्रता के पश्चात देश में बैंकिंग के स्वस्थ एवं संतुलित विकास के लिए सरकार ने कई कदम उठाए, जैसे आरबीआई का राष्ट्रीयकरण। आरबीआई को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए 1 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने इसका राष्ट्रीयकरण किया। दूसरा, सन 1949 का बैंकिंग नियमन अधिनियम लाया गया। उचित बैंकिंग व्यवस्था एवं केंद्रीय बैंकों पर नियंत्रण करने के लिए अधिक अधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से भारतीय विधान निर्मात्री सभा द्वारा जनवरी 1949 को बैंकिंग कंपनी अधिनियम पारित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली में पाए जाने वाले दोषों व त्रुटियों को दूर करना था। इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ पाया। कृषि को फिर भी पर्याप्त ऋण उपलब्ध नहीं हो सका। इस प्रकार अपर्याप्त एवं असंतुलित बैंकिंग विकास, कृषि, लघु उद्योग एवं कमज़ोर वर्ग की उपेक्षा, जनता की जमा राशियों का दुरुपयोग, ये सब भारत सरकार पर राष्ट्रीयकरण हेतु दबाव डाल रहे थे। 1968 में भारत सरकार ने देश में साख वितरण संबंधी स्थितियों के अध्ययन के लिए राष्ट्रीय साख समिति की स्थापना की। साख समिति के
निष्कर्षों के आधार पर सामाजिक बैंकिंग वांछित परिणाम लाने में असफल रही है। अतः भारत सरकार ने 19 जुलाई 1969 को एक अध्यादेश निकाला, जिसके द्वारा देश के 50 करोड़ रुपए से अधिक जमा वाले 14 बड़े बैंकों को सर्वरूपेण सरकारी अधिकार में ले लिया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण भारतीय बैंकिंग इतिहास का एक युग प्रवर्तक एवं क्रांतिकारी कदम था। इस कानून का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था की चोटियों पर नियंत्रण करना था। इसके पश्चात 15 अप्रैल 1980 को भारत सरकार ने एक अध्यादेश द्वारा 6 अन्य निजी बैंकों को सरकारी स्वामित्व में ले लिया, जिनकी जमा राशि 14 मार्च 1980 को 200 करोड़ रुपए से अधिक थी। इस प्रकार राष्ट्रीयकरण के पश्चात 20 बैंक सरकारी क्षेत्र में आ गए तथा लगभग 90% जमा राशि सरकार के स्वामित्व में आ गई। राष्ट्रीयकरण के 3 मुख्य उद्देश्य थे। बैंक शाखाओं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में और कस्बाई क्षेत्रों में विस्तार करना। दूसरा, अधिक बचत राशियां जुटाना। तीसरा, क्षेत्र का विकास करना। इसके पश्चात 1955 का अधिनियम आया। यह अधिनियम 1 मार्च 1966 से लागू किया गया। इसके अंतर्गत आरबीआई अधिनियम व बैंकिंग नियमन अधिनियम के कुछ उपबंधों को राज्य सहकारी बैंकों पर लागू किया गया था। इस अधिनियम द्वारा राज्य सहकारी बैंकों को आरबीआई की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित कर लिया गया। अनुसूचित बैंकों वाली सुविधाएं भी इन्हें प्रदान की गई और इस प्रकार आरबीआई के अधिकारों एवं नियंत्रण में वृद्धि की गई। इन सभी के बावजूद लघु उद्यमी और छोटे किसान तथा समाज के कमज़ोर वर्गों की पहुंच से बैंकिंग सुविधाएं बाहर थी। अतः राष्ट्रीय शाख परिषद ने देश में बैंकिंग प्रणाली की स्थिति व उनके कार्यों के बारे में जांच के लिए एक समिति की नियुक्ति की, जिसे सामाजिक उद्देश्यों के क्रियान्वयन के लिए बैंक संगठन की रूपरेखा सुझानी थी। इस अध्ययन दल ने अपने प्रतिवेदन में 1967 के आंकड़ों के आधार पर यह बताया कि 81% ऋण खाते जहां 10,000 से कम रुपए उधार दिए गए थे, उनकी कुल ऋण की राशि कुल बैंक साख का 3.7% था। अर्थात उधार लेने वाले 19% व्यक्तियों ने बैंक साख का 96% हिस्सा प्राप्त किया। इस साख न्यूनता या रिक्तता को भरने के लिए बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण आवश्यक समझा गया। सरकार ने 1968 में भारतीय व्यापारिक बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण संबंधी कानून लागू किया। सामाजिक कानून के द्वारा आरबीआई के अधिकारों में वृद्धि की गई और यह व्यवस्था की गई
कि सामाजिक नियंत्रण की जो बैंक अवहेलना करेगा, सरकार मुआवजा देकर उसे अपने अधिकार में ले लेगी। यह सामाजिक नियंत्रण बैंकों पर लगभग 1 वर्ष तक रहा। इसके पश्चात सामाजिक बैंकिंग को अपनाया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाओं का तेज़ी से विस्तार हुआ। सामाजिक बैंकिंग की नई मुख्य 2 दिशाएं हैं जिनके द्वारा बैंकिंग पद्धति से समाज में परिवर्तन लाया जा रहा। पहला ग्रामीण बैंकिंग, दूसरा सघन बैंकिंग। अग्रणी बैंक योजना के पश्चात गांवों में तेज़ी से शाखाएं खोली गई और अधिकाधिक ग्रामीण जनसंख्या को बैंकों से संबद्ध किया गया। सघन बैंकिंग के अंतर्गत अधिकाधिक खाते खोले गए ताकि जो बैंकों के क्षेत्र में जनसंख्या नहीं आ रही थी या जो बैंकिंग सुविधाओं से लाभ नहीं ले पा रही थी, उनको सघन बैंकिंग के द्वारा जोड़ा गया। इसी दौरान प्राथमिक क्षेत्र संकल्पना सामने आई। यह संकल्पना सामाजिक नियंत्रण एवं राष्ट्रीयकरण के समय आई। प्राथमिक क्षेत्र के उस समय 3 भाग थे, जिसमें कृषि एवं संबंधित क्रियाएं प्रमुख थी। प्रारंभ में व्यापारिक बैंक कृषि को बिल्कुल ऋण नहीं देते थे, किंतु अब बैंक कृषकों की साख आवश्यकता का अनुमान लगाकर एकीकृत विकास की योजनाएं बनाते हैं। इसी प्रकार ग्रामीण कारीगर, कुटीर एवं लघु उद्योगों के महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने बैंकों को आदेश दिए कि छोटे उद्योगों को भी प्राथमिकता क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाए और अन्य सेवा के क्षेत्रों के अंतर्गत लघु कारोबार, यातायात संवाहक, स्वयं व्यवसायी एवं फुटकर व्यापारी को शामिल किया गया। विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नई बैंकिंग नीति को भी घोषित किया गया। इसके अंतर्गत शाखाओं को लाइसेंस शाखाएं बढ़ाने की दृष्टि से विशेषकर ग्रामीण कस्बाई क्षेत्रों में दिया गया। बैंकों को निर्देश दिए कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में 60% ऋण जमा अनुपात बनाएं। IRDP में बैंकों की सहभागिता निश्चित की गई। राष्ट्रीयकृत बैंक अपने साधनों का अधिकाधिक भाग पिछड़े एवं अल्पविकसित क्षेत्रों में लगाएं, ऐसा जोर दिया गया। इस प्रकार राष्ट्रीयकरण के पश्चात भारतीय बैंकिंग में परिवर्तन आए और बैंकिंग इस प्रकार देश में सामाजिक और आर्थिक दोनों के उत्प्रेरक अभिकर्ता के रूप में उभरी। बैंकिंग विकास के तहत राष्ट्रीयकरण का स्पष्ट अभिप्राय था कि बैंकों को प्रगति का मुख्य साधन बनाना है। इसके फलस्वरूप बैंकों ने भौगोलिक वितरण में जो सफलताएं प्राप्त की और जिस प्रकार अपने परंपरागत दृष्टिकोण में सामाजिक हित के लिए परिवर्तन किए, वह अभूतपूर्व है। राष्ट्रीयकरण के लिए सरकार किसी सिद्धांत से प्रेरित नहीं थी।
बल्कि इस कदम का एकमात्र लक्ष्य था कि विकास में गति लाकर दरिद्रता, बेकारी, जीवन स्तर की असमानताओं को घटाकर उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया जाए। अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत एक राजस्व जिले को इकाई मानकर अग्रणी बैंक को उस जिले में सघन बैंकिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई। प्रत्येक जिले के लिए उत्तरदायी अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी थी कि वह अपने जिले का सर्वेक्षण कर साख आवश्यकता एवं बचतों का अनुमान लगाए। साख योग्य बैंक साख लेने वालों की प्रतीक्षा न करके स्वयं उन तक पहुँचे, यही सघन बैंकिंग रही है। 1975 में आरआरबी रीजनल रूरल बैंक अर्थात क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक योजना लागू की गई। यह योजना 2 अक्टूबर 1975 से लागू हुई। इस योजना के अंतर्गत व्यापारिक एवं सहकारी बैंकों की कुशलता का सम्मिश्रण किया गया। बैंकिंग आयोग ने आरआरबी की स्थापना का सुझाव दिया था। प्रत्येक आरआरबी की अधिकृत पूंजी 1 करोड़ रुपए एवं चुकता पूंजी 25 लाख रुपए रखी गई, जिसमें 50% भारत सरकार, 15% संबंधित राज्य सरकार तथा 35% प्रायोजित बैंक द्वारा खरीदी गई। प्रत्येक आरआरबी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा चलाया जाता है। कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत साख व्यवस्थाओं के पुनरीक्षण पर शिवरमन कमेटी गठित की गई थी। उनका प्रमुख सुझाव यह था कि देश में कृषि व ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक की स्थापना की जाए। अब देश के समस्त बैंक एवं साख प्रणाली जो कि कृषि एवं ग्रामीण विकास में संलग्न है, नाबार्ड के निर्देशों का पालन करते हैं। शिवरामन कमेटी की सिफारिशों के फलस्वरूप 1982 में कृषि क्षेत्र में शीर्ष बैंक नाबार्ड की स्थापना की गई। सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण भी अपनाया गया। आरबीआई की 1988 की सेमिनार में ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक व्यवस्था के लिए SAA अपनाने की सिफारिश की गई। SAA अर्थात सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण, यह 1988-89 से लागू की गई, जिसका लक्ष्य था ग्रामीण क्षेत्र में बैंक ऋण और उसके उद्देश्यों यानी उत्पादकता और ग्रामीण जनता के आय स्तर में वृद्धि करके उद्देश्यों को और बेहतर बनाना और बेहतर संपर्क बनाना।